हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। पिछले क्लास में हमने बात किया था, ये हमारा पेपर नंबर क्या होगा, 2 होगा, है ना। ये आप जानते हो, पेपर नंबर फर्स्ट में लीनियर अलजेब्रा वगैरह वो सब चीज़ हम बात कर चुके हैं, है ना। और वो वीडियो थोड़ा सा उसमें खामी है, वॉइस का थोड़ा सा लफड़ा है, इसलिए हालांकि अपलोड करेंगे। जो भी बच्चा समझना चाहता है वो समझ सकते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा योगदान है, हमने बात कर लिया है, उसके संबंध में और बात नहीं करेंगे। आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स में से एक है, बहुत सारे जैसे नेटवर्क बनाना और सर्किट बनाना, मशीन बनाना, सब पर ये मैथमेटिक्स काम करता है, सीधे तौर पर काम करता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है एकदम ओरिजिन से, बहुत पहले से। तो बहुत पहले से शुरुआत होता है तो पोसेट से शुरुआत होता है इस सब्जेक्ट की बात करें तो, है ना। और उससे भी पहले शुरुआत करेंगे तो कहाँ से, मैथमेटिकल इंडक्शन और सेट थ्योरी की हिस्ट्री, है ना, वहाँ से आता है। ठीक है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है, सिलेबस में वो नहीं है। पोसेट मैंने सीधा नामकरण कर दिया है इस यूनिट का, पोसेट करके, पोसेट ही पढ़ेंगे मान के चलेंगे आप लोग। उसके पहले एक शब्द है यहाँ पर सेट ही है, इसका कोई जो है फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन PO का फुल फॉर्म है पार्शियल ऑर्डर सेट, शॉर्टकट में पोसेट, सिलेबस में सीधा लिखा है ना। तो मैं ऐसे लिखूंगा आप लोग को समझाने के लिए। सेट का डेफिनेशन आप सभी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने शब्दों में लिखिएगा। सेट क्या होते हैं, समुच्चय क्या होते हैं, आप जानते हो। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब जगह पढ़ लिए हो, इसलिए इस पर चर्चा करीब से नहीं है ये। ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों, रिलेशन समझ रहे हैं, रिलेशन से ही, क्योंकि पार्शियल ऑर्डर जो है ना, एक्चुअल में ऑर्डर इज रिलेशन, ऑर्डरिंग रिलेशन कहते हैं उसको हम लोग। क्या बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं क्रमित संबंध। तो संबंध को, रिलेशन को अगेन हम हाईलाइट करते हैं, आप सभी को याद कर ही लेना है। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पहले पेज से, देखने को मिल जाएगा सब चीज़। लेकिन क्या बुक जैसे ही मैं लिखूं ऐसा जरूरी है? नहीं, मैं जब थ्योरी लिखूंगा तो शॉर्ट करके लिखूंगा और आपको केवल हाईलाइट करना है, चीज़ों को याद रखना है। हमारा जो काम रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पे रहेगा, उस तरीके से हम पढ़ेंगे। लेकिन जिम्मेदारी बनती है रिलेशन के बारे में, तो हम रिलेशन को जानते हैं पहले से। सपोज A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो इनके बीच रिलेशन जो बनता है R, है ना, आप बोल सकते हो यहाँ R लिख सकते हो, है ना। द रिलेशन R बिटवीन A एंड B, है ना। कुछ चेंज करने हो, मान लो जो है ग्रामर संबंधी कोई मिस्टेक नजर आ रहा हो कुछ भी, तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में चलता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन होता है उसको R के रूप में डिफाइन करते हैं। R रिलेशन को बता रहा होता है, और वो क्या है, एक पेयर है, खास प्रकार का पेयर X Y। सेट A का एक एलिमेंट होगा, सेट B का दूसरा एलिमेंट होगा, इस पेयर को ही रिलेशन कहते हैं एक्चुअल में। अब ये ऐसे कहा जा सकता है दूसरे शब्दों में, जो भी रिलेशन होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। मैंने बताया था ना, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब दो सेट के अंदर के एलिमेंट का पेयर कर देना, जितना भी एक नया सेट बनेगा उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। उसको एक बार लिख देते हैं रफ में समझाने के लिए। बहुत सारे बच्चे जो है शुरू बार पढ़ते हैं, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं वो तो जानते ही हैं, जबकि 11th में पढ़े हो आप लोग, जबकि 12th में पढ़े हो रिलेशन को, और साथ साथ ऑर्डर पेयर को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को, सबको पढ़ चुके हो। फिर भी दोबारा बोलते हैं, A अगर कोई सेट है, इसमें एलिमेंट X1 और X2 ले लिया, B सेट है, इसमें एलिमेंट Y1 और Y2 ले लिया, तो A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक न्यू सेट होगा। और न्यू सेट में क्या होंगी, सारे मेंबर जो होंगे वो ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर आ रहा है ना, ये ऑर्डर ही तो इस सब्जेक्ट की खासियत है, ऑर्डर में ही सब चीज बनने वाला है। इसलिए हम क्या करेंगे, ऑर्डरिंग रिलेशन समझेंगे। ओके, तो ऑर्डर में पहला प्राथमिकता क्या होगा बेटा, X1, देन यहाँ के एलिमेंट को पकड़ेगा क्या है, X2 नहीं है, क्या है, Y1। अगेन हम करेंगे X1 और क्या करेंगे, Y2 करेंगे। ओके, इसी प्रकार से X2 Y1 हम कई बार पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवीजन कर रहे हैं, X2 Y2, राइट। अच्छा, एक बात समझिएगा, कार्डिनलिटी शब्द आता है क्योंकि कैंटर थ्योरम बीच में अगर पूछ दे, हम देख लेंगे सिलेबस में है कि नहीं करके, लिखा तो नहीं है, लेकिन जब बुक आए उसमें लिखा हो शायद, है ना, तो उस समय कार्डिनलिटी की बात आती है। तो कार्डिनलिटी मतलब कितने लोग जानते हो, कार्डिनलिटी, हिंदी में कार्डिनलिटी मैं बोल रहा हूं, समझिएगा, है ना। हिंदी में कहते हैं गणनीयता। क्या कहते हैं बेटा, गणनीयता मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स की जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी। जैसे कि ये लिखते ऐसे हैं, ऐसा मोड लिखते हैं, मोड ऐसा 2 एलिमेंट। बी में कितने एलिमेंट,
तीन होते तो तीन है कार्डिनलिटी, ठीक है। तो जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी क्या होती है, कोई पूछे तो बोलेंगे सीधा सर पहले वाले की कार्डिनलिटी इनटू दूसरे वाले की कार्डिनलिटी। ओके, इट मींस दैट ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी। ये जो है, ये जो प्रोडक्ट जो दिखे है ना, ये स्केलर को बताता है, तो ऐसा क्रॉस लिखने की जरूरत नहीं है। क्रॉस कहाँ पे लिखा जाता है, सेटों के बीच में लिखते हैं बेटा। सेटों के बीच में क्या लिखते हैं, इन दोनों में अंतर है मैथमेटिक्स में। वैसे तो अगर आप जो है जनरल स्टडी करते हैं तो उस जनरल मैथमेटिक्स में इसका कोई हम अंतर नहीं समझते, लेकिन जब हम खुद मैथ्स के स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो हम इसमें थोड़ा अंतर बताते हैं। सेटों के बीच में ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, जबकि ये क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, सिंपल प्रोडक्ट कहलाता है। सिंपल सी बात है। ओके, तो कितना आएगा बोलेंगे, दिख रहे हो 1 2 3 4, ये एलिमेंट है। कई बच्चे बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, बकवास। ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, ये मेंबर है, ये मेंबर है। इसको बोलेंगे Z1 मेंबर, एक को Z2 मेंबर, एक को Z3 मेंबर, ऐसा नाम दे सकते हो। बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो मेरे प्यारे बच्चों, यही बात हम कर रहे थे रिलेशन के लिए। रिलेशन जो है ना, ये जितने भी यहाँ पर मेंबर हैं सबको रिलेशन कहा जाता है। कोई भी रिलेशन हो सकता है। ईच पेयर है ना ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिलेशन। जितने भी पेयर होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर का, वो सभी पेयरों को कहते हैं रिलेशन। ओके, क्योंकि हमको पूछ देते हैं, हम कई बार पढ़ चुके हैं लेकिन हम बता नहीं पाते क्या है रिलेशन। रिलेशन डिफाइन करो, रिलेशन के बाद फंक्शन डिफाइन करो। हम ऐसे पढ़े ना, रिलेशन फंक्शन न जाने कितने दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक से पूछते हैं टीचर तो बताते नहीं हैं। लेकिन नए नए टीचर आते हैं तो नए नए टीचर जो है वो हमेशा वैसे ही कुछ कुछ पूछते रहते हैं, बेसिक चीज़ें पूछते हैं। भाई बताओ कौन कौन जानते हो रिलेशन, बार बार आ रहा है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ऑर्डर रिलेशन। अब रिलेशन को बोलेगा, कौन जानते हो रिलेशन के बारे में, और आप बता नहीं पा रहे हो, अच्छे से नहीं बोल पा रहे, मज़ा नहीं आता। तो अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ के जो भी बोलना है बोलेंगे जरूर, नहीं बोलने से ज़्यादा अच्छा है बोलना, है ना। तो हर कोई अपने तरीके से बोलते हो, ये मैं जानता हूँ, और इस पर और चर्चा करने की कोई जो है बात नहीं है। हिंदी में भी वही बात लिखा है, हिंदी में भी अपने शब्दों में लिखेंगे। माना कि ए और बी क्या है, दो समुच्चय हैं, दो सेट हैं, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो बनता है, जितने पेयर बनते हैं उसको रिलेशन आर डिफाइन करते हैं, और उसके अंदर पेयर में एलिमेंट होते हैं। ओके, ठीक है, बात समझ आ गया। इनवर्स रिलेशन भी जरूरी है फ्यूचर में, अगर लगे तो लिख लेना। इनवर्स रिलेशन को हम ऐसा आर इनवर्स लिख देते हैं। एक्चुअल में क्या हो जाता है, y, x लिख दिया जाता है ना। और मैं आप लोग को हमेशा ये समझाता था, वो 11वीं 12वीं वाला बुक में ऐसा लिखा रहता था समझाने के लिए। और ऐसा x है, ये y है, ये मेरा फैमिली, मामा का फैमिली वाला बोलता था मैं, याद है ना। तो जब जब एलिमेंट जो है पेयर में आएंगे उन्हीं को तो रिलेशन कहा जाएगा। और ऐसा स्पेसिफिक रिलेशन हो गया तो वो फंक्शन बन जाता है। जरूरी नहीं ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है यूनिकनेस की बात नहीं होती, किसी भी प्रकार का पेयर तैयार किया जा सकता है। लेकिन उस पेयर के दौरान एक बात ध्यान में रखना होता है, पहला प्राथमिकता यहाँ के एलिमेंट पहले रहेगा और वहाँ के एलिमेंट हमेशा दूसरे बार में रहेगा। और पेयर कुछ भी हो सकते हैं, उन सबको रिलेशन कहते हैं। बात खत्म हो गई, उस पर और हम चर्चा नहीं करेंगे, ताकि हम पोसेट तक फटाक से पहुँच पाएँ। हमारा लक्ष्य पोसेट को समझना है, और रिलेशन आप जानते हो, ये मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। और लिखेंगे जरूर, लेकिन इन सभी को लिखोगे तो मान लो फ्यूचर में आपका जो है होता है, जो सोचते हैं वो नहीं होता, सपना टूटता है। तो 8 साल 10 साल बाद लोगों को ख्याल आता है कि अब मुझे टीचिंग में जाना चाहिए, मुझे PhD करना चाहिए, मुझे नेट निकालना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ भी दिमाग में आ जाता है तो करते भी हैं। जब मौका मिलेगा पढ़ाने का तो कोई भी 1 लाख का सैलरी लेना पसंद करेगा कॉलेज में जाके, ठीक है। मन करता है बाद में ऐसा, ठीक है। टूटते हैं, कुछ कुछ हो जाता है ना। जैसे मैं खुद फिजिक्स में बहुत अच्छा था, मैथ्स में अच्छा नहीं था। मेरे पूरा BSc के दौरान मेरा जो है पूरा रिकॉर्ड तोड़ नंबर जो है फिजिक्स में आता था। मुझे मैथ्स ज़्यादा पसंद नहीं था, मैं बिल्कुल बकवास मानता था। लेकिन और मैं जद्दोजहद करके मैं फिजिक्स में एडमिशन लेना चाहा, लेकिन कुछ कुछ घटना हुआ मेरे साथ, मैंने फिर जो है कुछ महीना इंतजार करके वापस मैथ्स में वो किया। फिर उसके बाद ये अच्छा लगना चालू हो गया, तो फिर मेरा मन था अब टॉप करना है, फिर टीचिंग में जाना है, वो करना है। क्योंकि गरीबी वाला जो आदमी रहता है ना, वो तैयारी करने का नहीं सोचता, वो रोजगार के बारे में सोचता है। तो मेरा दिमाग वैसा था, ठीक है। आप लोग का भी वैसी स्थिति हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। बस मेरा काम जो है एक शिक्षक के तौर पर आपका बेस क्लियर करना है, वो मैं कर रहा हूँ, आप लोग उसको समझ रहे होंगे, ठीक है ना। याद रहेगा, ये सब चीज़ हो गया तो आप अपने तरीके से वेन डायग्राम वगैरह बना लेना, ये अच्छा रहता है। पेपर में वेन डायग्राम बनाया करो, जब जब कुछ रिलेशन की बात आती है तो अपने जो थिंकिंग है ना उसको एक्सप्रेस करते हैं वेन डायग्राम में, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे तो नहीं आता, तो कुछ भी बना दो अच्छे से, जिसमें लगना चाहिए कि आप कुछ कलाकारी कर रहे हो करके। ओके, क्या मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बाइनरी रिलेशन जानते हो? बाइनरी रिलेशन जानते हो?
है ना। फिर से सुधार लीजिएगा अगर लगे गलत लिखने का तरीका में। कोई अगर रिलेशन एक सिंगल सेट पे, एक लौता सेट पर डिफाइन हो जाए, दो सेट की ज़रूरत ना हो, है ना। अ रिलेशन आर विच इज डिफाइन ऑन ओनली वन सेट, ओनली सिंगल सेट, जो भी बोलना है, जैसे भी बोलना है उच्चारण के अनुसार से, जैसे ही आपका जो है अच्छा लिखते बने, जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, जो एक रिलेशन है आर, वो जो है एक ही सेट ए पर डिफाइंड हो, ए एक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन सिंगल सेट होना चाहिए, एकलौता सेट होना चाहिए, है ना। सिंगलटन नहीं बोलना बेटा। सिंगलटन सेट किसे कहते हैं? अ सेट इज सेड टू बी सिंगलटन इफ इट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। ओके, एक सेट को सिंगलटन तब कहते हैं जब उसमें एक ही एलिमेंट अंदर में शामिल हो, है ना, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, सिंगल सेट कहेंगे। तो गलती से सिंगलटन हो जाए तो उसकी जगह और कुछ शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। ओनली वन सेट बोल सकते हो, है ना। ठीक है, बात चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको हमने मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया है। तो फेंकना आना चाहिए पेपर में, खाली कुछ नहीं छोड़ना है, लिखते रहो, जो दिमाग में आया, जैसा भी आया उस अनुरूप में। खास करके इस सब्जेक्ट में ऐसा किया जा सकता है। जैसे कि आपका वो सब्जेक्ट था, याद है आप लोग को, एक सब्जेक्ट जिसमें फेंक ही नहीं सकते, उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई नहीं फेंक सकता। एक सब्जेक्ट है जिसमें हर कोई फेंक सकता है, जिसका नाम है मॉडर्न एलजेब्रा। मॉडर्न एलजेब्रा में उसमें आएगा कौन? उसमें आ जाएगा वेक्टर स्पेस आ जाता है। कई बार अपन वो करते हैं सेट तो पढ़ते हैं, रिलेशन पढ़ते हैं, और साथ ही साथ क्या पढ़ते हैं हम लोग? उसमें ग्रुप पढ़ते हैं, सेमी ग्रुप, मोनोइड, सब चीज़ पढ़ते हो। हल्का फुल्का शब्दों का हेरफेर हो सकता है, ये बात बोल रहा हूँ। फेंकने का ये मतलब है, मतलब नॉलेज की दृष्टि से उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। इस सब्जेक्ट को भी वैसे ही हाल है। तो अपने तरीके से बेस्ट आप क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे और पेपर में कोई चीज़ खाली नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा नंबर देगा ये। रिकॉर्ड तौर नंबर जो है मेरे बच्चों को आता है, और रिकॉर्ड तौर नंबर कम भी होता है क्योंकि इसमें हर चीज़ को रटने का जो प्रयास करेगा ना, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या रहता है इसमें, एल्जेब्रिक वर्ड्स रहते हैं। जैसे कि हम ये यहाँ पढ़ेंगे तो हर कोई रटेगा, रिलेशन को अलग अलग रटेगा, तो वो कर पाएगा क्या? नहीं, रिलेशन नहीं रटना है, क्योंकि लेटिस में ना बेटा, लेटिस में ओनली एलजेब्रा दिखेगा। एलजेब्रा मतलब ABCD, उसको हम सेट करेंगे, आपको नहीं पता ऐसे बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम रिलेशन को समझते हैं, हर जगह आप चीज़ को जान जाते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो पता ही है। फिर क्या आप बाइनरी रिलेशन के गुणधर्म के बारे में जानते हो? प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हो? बिल्कुल, है ना। 4 प्रॉपर्टीज़ होते हैं। कितने प्रॉपर्टी? 4 प्रॉपर्टी। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्री, फिर एंटी सिमेट्री, है ना, या साइमेट्री, जो भी उच्चारण करते हैं, और एक है ट्रांजिटिव। 4 में से बेटा अगर ये 3 हो जाए, 1 2 3, तो उसको क्या कहते हैं? यस, उसी को आपको क्या करना है? नोट करना है। तो हम इसको बारी बारी से लिखेंगे, ठीक है। ये जो है, यहीं से आपका अब पोसेट चालू होने वाला है। क्या चालू होने वाला है? पोसेट। लेकिन उसके पहले क्या पढ़ा था आपने? कोई पूछेगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। ये इक्विवेलेंस जो रिलेशन है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है बच्चों? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आइए, तुल्यता संबंध। हिंदी में क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध में आप ये कह सकते हो, डिफाइन करना अगर चाहो पेपर में, अगर आ जाए, नहीं आना चाहिए लेकिन, ठीक है। मान लो सिलेबस में, क्योंकि पहला पेज में 1-2 में रहेगा ही रहेगा, है ना, हो गया मान लो, तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे अपने तरीके से फेकोलॉजी चालू करेंगे। बोलेंगे देखो सर, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी, या फिर अब बाइनरी रिलेशन आर ऑन सेट ए, और ए हमेशा नॉन एम्प्टी होना जरूरी है, ये बात भूलना नहीं है, ठीक है। इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। बात खत्म। मतलब मैं समझाने के लिए शॉर्टकट में लिखूंगा 1, फिर क्या 2, और फिर क्या 4। अगर इतना होता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ये नहीं है तो क्या होगा बेटा? ये अगर नहीं है तो अब आएगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्या? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, है ना। हो सकता है बुक में यहीं से शुरुआत हो, लेकिन MSc और पुराने जितने बुक हैं वो शुरू से जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ से स्टार्ट है ना। अब मुझे तो 7 साल से याद है, इसलिए मुझे बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा इसलिए ज़्यादा फोकस किस पे रहता है? समझाने पर। और हम कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो अपन क्वेश्चन पर फिर फटाफट काम करते हैं, आपको मजा आएगा और याद हो जाएगा। सब्जेक्ट जो है आपका समय बचाएगा। ये रट्टू वाला सब्जेक्ट नहीं होगा। जितना पढ़े ना फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, उनमें जितना मेहनत लगता था उसका आधा मेहनत ये सब्जेक्ट लगा सकता है, लेकिन समय ज़्यादा लेगा
जाएगा, जब तक मैं पढ़ाता रहूँगा, कोर्स कंप्लीट करूँगा, तब तक ये समय बहुत लेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेगा, लेकिन एक ही बार में याद हो जाएगा, इसकी गारंटी है। आपको मेहनत अलग से नहीं करना पड़ता जितना बाकी सब्जेक्ट में करते हो वैसा। और ये जो है समझ भी नहीं आएगा अगर आप उसको ऐसे पढ़ोगे, पढ़ना पलटाओगे तो। इसमें बार बार आपको, जैसे कि मुझे आता है तो मैं बार बार उस चीज़ को अच्छे से आपके दिमाग में डाल दूंगा, तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, है ना। चलिए, पार्शियल ऑर्डरेशन हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? इसको अंशतः, क्या कहते हैं इसको? अंशतः क्रमित संबंध, क्रमित या फिर क्रमित संबंध। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, याद रखिएगा, लेकिन लिखेंगे क्या? पक्का आप लोग लिखोगे, पूछा तो। रिलेशन आर ऑन सेट ए, या फिर अब बाइनरी रिलेशन, बाइनरी होना बहुत जरूरी है, रिलेशन सेट ए इज सेट टू बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ इट सेटिस्फाई भी बोल सकते हो, या इफ इट इज बोल सकते हो, है ना। क्या क्या होना चाहिए बेटा? पहला तो होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए? मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग को लिखना होगा अच्छे से, मैं फिर से वही नहीं लिखूंगा, लेकिन आप पूरा शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। एक संबंध आर को किसी समुच्चय ए पर अंशतः क्रम संबंध कहते हैं यदि यह क्या हो? स्वतुल्य हो, ऐसे बोलेंगे। समझ आया बेटा? सुन रहे हो? वीडियो भी तो होगा आप लोग के पास, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? एंटी सैमेट्री, सैमेट्री बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सिमेट्री बोले या सैमेट्री बोले, एंटी। अब हम इनके बारे में भी बात करेंगे ना, अभी हम लिखे नहीं हैं, बस शब्दों के लिखे हैं, सभी जो है धीरे धीरे करके समझेंगे। और ये तीसरा है, लिखेंगे ना, ये तो तीसरा वाला था क्या? तीसरा, और ये चौथा, मतलब याद करने के लिए। अगर बाइनरी रिलेशन के प्रॉपर्टी, पहला जो कि रिफ्लेक्सिव, दूसरा सैमेट्री, और चौथा अगर ट्रांजिटिव है तो वो इक्विवेलेंस है। अगर सैमेट्री को छोड़ के एंटी सैमेट्री आ गया तो उस रिलेशन को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहेंगे, बात खत्म। और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन से ही बनेगा पोसेट, और पोसेट से बनता है यूनिट नंबर 2 लेटिस। लेकिन पोसेट को पहले अच्छे से हम घोल के पिएंगे और पोसेट को अच्छे से दिमाग में सेट करेंगे, और उसके कारण से हम हेज डायग्राम बनाएंगे। हेज डायग्राम बोलते हैं, डायग्राम दिखाएंगे आप लोग को कैसे कैसे डायग्राम बनते हैं करके, ठीक है। अच्छा, वो सब काम आते हैं नेटवर्क वगैरह में। फिलहाल अभी ये बात समझना है आप लोग को, रिफ्लेक्सिव, एंटी सैमेट्री और फिर से वही ट्रांजिटिव। इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे, दोनों जो है तरीके से लिखने से काम बनेंगे। और हिंदी वाले भी पेपर में जो है ना हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हो, खास करके ऐसे बिंदुओं को, ठीक है। बाकी अपने शब्दों को पूरा हिंदी में लिख सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टीज वगैरह को दोनों में करके लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात समझ आया? लेकिन ये मैंने लिख तो दिया आपको समझाने के लिए। सभी बच्चों को रिफ्लेक्सिव का मतलब पता है क्या? रिफ्लेक्सिव का मतलब पता है क्या? पहले हम वो कवर करते हैं, है ना। चलिए, तो ये मैं मिटा दूँ। सबसे पहले जब कंप्लीट हो जाता है तो फोटो खींच लिया करो, है ना, अपने उसके लिए बैकअप के लिए। अब लिख लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पुष्पेंद्र, फोटो खींच लो, फोटो खींच लिए। क्यों उदास हो आप? आप इतना ज़्यादा? अरे भाई, आज भात नहीं खाए हो कि फोटो सब्जी खत्म हो गया? चलो छी, चलो देखो ध्यान से, ये मैं मिटा दिया। इतना समझ आया? मिटाया तो फिर इधर मिटाऊंगा, वो भी समझ आ जाएगा। प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव का ये मतलब होता है, हिंदी में स्वतुल्य है, वहीं से क्लियर है बात। अगर ए एलिमेंट बिलोंग करता है कहाँ पर? सेट ए पर, ठीक है, तो आप लेट करके लिख लीजिएगा। चलो ठीक है, मान लो करके, हिंदी वाले मान लो लिख लो, अंग्रेजी वाले लेट करके लिख लो। एलिमेंट है तो आपको ये बात पता होना चाहिए, दिस इम्प्लाइज इट। अगर ये है तो क्या इम्प्लाइज होना चाहिए? ए और ए का पेयर होना चाहिए, है ना, एक रिलेशन में होना चाहिए, रिलेशन में आना चाहिए। या फिर करके इसको और क्या लिखते हैं बेटा? और लिखते हैं ए और बीचों बीच ऐसे लिखते हैं, ए रिलेटेड टू ए का ए से रिलेशन होना चाहिए। अब बगल में एक बात लिखना भूलना नहीं है, फॉर आर ए, मतलब वो कोई भी ए हो सकता है, कोई भी ए का एलिमेंट, मतलब 5 एलिमेंट है तो पांचों का क्या होना चाहिए? खुद से खुद का रिलेशन होना जरूरी। एक अगर छोड़ दिया तो गड़बड़ है, क्योंकि क्वेश्चन पहला वाला ऐसा रहेगा। बताओ तो जरा, ये जो रिलेशन दिख रहा है ये अपने आप में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है क्या?
जब रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ही नहीं बोलना है ना। बाइनरी हो सकता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ आया? तो आप इसको याद कर लेंगे। अपने शब्दों में लिखना बहुत जरूरी है, बुक की भाषा में लिखेंगे तो भी जरूरी है, मैं जैसे कह रहा हूँ लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके, ठीक। अब दूसरा की बात करेंगे तो फिर से क्या बोलेंगे बेटा, मान लो ए और बी दो एलिमेंट है। अब दो का क्या मतलब होता है पता है? कोई भी दो होता है। दो का मतलब क्या होगा? कोई भी दो, आप कोई भी दो उठा सकते हो, ठीक है। और एंड करके लिखना है यहाँ पर, और करके, ठीक है। एंड को ऐसा नहीं लिखा जाता, ऐसा मुझे गूगल ने बताया, कभी भी मत लिखना बोला था, ठीक है। पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं जब जहाँ जहाँ कुछ कुछ लिखा था ना उसको सही किया था, एंड गलत है, एंड गलत है करके उसको ऐसे लिखते हैं। बोलो वाह, अरे वाह, अरे भाई मन कर रहा है शॉर्टकट करना है तो हम लोग गणित वाले हैं, हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। एंड ए का रिलेशन है किससे बेटा? बी से, या फिर मैं क्या बोलूँगा, ए और बी का पेयर जो है एक रिलेशन में है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, ये होना चाहिए एंड में है, और दिस इम्प्लाइज में होता है, ये इम्प्लाइज करना चाहिए होता है। बात को सिस्टमेटिक लिखना आना चाहिए, वरना सोचते हैं अरे कति का नहीं इम्प्लाइज लग रही दादा, ये करना लगे, वो करना, ये करना लगते, ठीक है। यहाँ पे लगता है कैसे होगा बेटा? बी रिलेटेड टू ए, ये इसको इम्प्लाइज करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये है तो ये है, ऐसा है, ये इक्वल टू में, ये अपने आप में अलग है, फिर बी और ए का भी एक रिलेशन मौजूद होना चाहिए। समझ आया बात? इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्री। अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। लेकिन ये बात कभी नहीं भूलना है, ए और बी बिलोंग्स टू, फॉर ऑल लिखना जरूरी है। इस निशान को बोलते हैं बेटा क्या? मैथ्स में क्वांटिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये मैथ्स के वर्ड को क्वांटिफाई करता है। ये ऑल, ऑलमोस्ट, ईच, है ना, एवरी, इनको क्वांटिफाई करता है, ठीक है। जब हम वो पढ़ेंगे ना, यहाँ पर एक और एक यूनिट था वो भी हट गया है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट, है ना, लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट पहले चैप्टर हुआ करता था, लेकिन वो बुलियन अलजेब्रा में अंदर में डाला गया है उसको, है ना, मैं देख रहा था। लॉजिकल स्टेटमेंट में जैसे कि मैं बोलूँ ना, वैसे एक बार बोला था आप लोग को, जैसे कि भोपाल इज कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, ऐसा बोल दिया, क्या है फिर? फॉल्स, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट होता है डिक्लेरेटिव होता है, जिनका ट्रू फॉल्स बता सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो है जितने प्रकार के आप सेंटेंस बोलते हो, मैथ्स के जो वर्ड्स होते हैं, मैथ्स के स्टेटमेंट होते हैं, उनको क्वांटिफाई करने के दो प्रकार के क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। एक ये होता है, इसको हम बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। हर चीज़ है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ये आपके लिए क्या होगा? फ्यूचर में बहुत काम आएगा, इसलिए याद रखेंगे, क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी ये देखने को मिल जाएगा, आपको दिखा भी देंगे। मैं हर साल पढ़ाता भी हूँ और वो प्रश्न आता है हर साल, हालांकि बीएससी में आता है, एमएससी में आता है। इसको क्या बोलते हैं, कोई पूछेगा तो क्या बोलना है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ओके। और एक होता है बच्चों एक्जिस्टियल क्वांटिफायर, ये एटलीस्ट वाला है, समझ आया? कोई, जैसे कि मैं ऐसे बोलता ना बेटा, देयर एग्जिस्ट है ए या बी, मतलब कोई तो होना चाहिए वाला है, जबकि ये क्या है? कोई नहीं, सबों को सबो होना चाहिए, सब है। समझ आया ना बात? तो देयर एग्जिस्ट में क्या होता है? देयर एग्जिस्ट में कुछ तो हो जाए, काम बन जाए वाला रहता है, उसको एक्जिस्टियल क्वांटिफायर बोलते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक चैप्टर इसी का होता है, क्वांटिफायर, प्रेडिकेट, स्टेटमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट जैसे बोलते हैं ना, उसमें आता है, हम सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, एंड से, और से, इफ से, इफ ओनली इफ से, देन से, ये सब आएगा, और इसी से हम लॉजिक गेट बनाते हैं फिर, है ना, लॉजिक गेट में ही आ जाता है, तो हम उसको तर्क वाक्य बोल देते हैं, हम लोग लॉजिक स्टेटमेंट बोलते हैं। और लॉजिक स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे? जब आपको हम लेटेस्ट कंप्लीट कर देंगे, वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ समझ आएगा। तो हो सकता है कि सिलेबस में आ जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी समझाते समझाते मेरा मन किया तो मैंने इसको बता दिया, याद रखेंगे, ठीक है। एक मैथ्स की स्टूडेंट है, इसलिए ऐसा जरूरी है याद रखना छोटी छोटी बातों को, है ना। ये आपके गंभीरता को बताता है कि आप कितने अच्छा तरीके से काम करते हो करके। इसको क्या कहते हैं, इस निशान को? दिस इम्प्लाइज पढ़ते हो, लेकिन इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, और हमारे इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बोलते हैं कंडीशनल, ठीक है। क्या बोलते हैं? कंडीशनल सिंबल है, मतलब ए इसको इम्प्लाइज करेगा। और इसका हम क्या बनाते हैं पता है बेटा? आपने कभी जरूर देखा होगा ऐसा ट्रू फॉल्स वाला टेबल, नहीं देखा क्या? ट्रू फॉल्स वाला टेबल नहीं देखे हो? तुम लोग को शायद नहीं पढ़ाया गया है, जबकि पहले 11th-12th में सब होते थे, लॉजिकल स्टेटमेंट होते थे, उनका ट्रूथ वैल्यूज निकालते थे, ट्रूथ टेबल। ऐसा यहाँ पर है पी क्यू, और यहाँ पी कंडीशनल क्यू, या फिर ज्वाइन, या फिर मीट,
है ना, ऐसे होता था, या फिर डॉट या फिर प्लस, और यहाँ पर ऐसा ट्रू ट्रू, ऐसा फिर यहाँ ट्रू फॉल्स ट्रू बनाते थे हम लोग। शायद आप लोग नहीं पढ़े हो, सिलेबस में बहुत सारी चीज़ हट गया है, कोई बात नहीं। भौतिकी में था, जब आप गेट पढ़ते हो ना, गेट के बगल में टेबल होता है, गेट के बगल में टेबल। अभी फिजिक्स में नहीं पढ़े थे, बीएससी में नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, लेकिन गेट पढ़े हो नहीं कभी, कोई बात नहीं। तो गेट हमेशा होता था, लेकिन पता नहीं इतने सारे चीज़ को सिलेबस से कैसे हटाया गया, 11-12 से, और फर्स्ट ईयर में भी होता है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैं समझाना चाहता था, ये तो समझ आ रहा है ना, वो सब चीज़ हम बारी बारी से पढ़ते रहेंगे। ये किसकी बात हो रहा है बेटा? हाँ, नंबर 1 है ये, नंबर 2 है, हम एक्स्ट्रा इसलिए बता रहे हैं ताकि याद रहे करके किसको क्या कहते हैं, है ना। और हालांकि मैं यहाँ नहीं लिख पाया इसलिए इधर लिख रहा हूँ। आप लोग क्या कर सकते हो, इनके साथ ही साथ जो है लिख सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने फेयर कॉपी में जब बनाएंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा वो। फिर एंटी साइमेट्री यही खतरनाक है, क्योंकि यही लोग नहीं समझते, लोगों को समझ ही नहीं आता एंटी साइमेट्री क्या है। साइमेट्री ना होना को एंटी साइमेट्री कहते हैं क्या? बोलेंगे हाँ, लेकिन कैसे लिखोगे फिर? अभी दिखाते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसा कहा, एंड मैंने कहा ए रिलेटेड बी। ठीक है, आइए गुड मॉर्निंग, कम इन। दिस इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए। या क्या बात कर रहे हो गुरुजी, वापस साइमेट्री लिख दिया है ना, साइमेट्री लिखा ना। बगल में लिखेंगे हम लोग इफ ओनली इफ, यदि और केवल यदि ए इक्वल टू बी, ए ही बी हो बी ही ए हो। फिर से समझिएगा, क्योंकि सबसे खतरनाक यही है, लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता, और इसी पर हमको काम करना है पूरी तरीके से। किस पर? एंटी साइमेट्री पर, क्योंकि हमको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं पढ़ना है, हम पढ़ चुके हैं बीएससी में, पिछले कक्षा में। हमको पढ़ना है क्या? लेटिस थ्योरी। लेटिस थ्योरी से पोसेट पढ़ना, पोसेट पहले पढ़ते हैं, पोसेट से लेटिस बनता है। तो तुम पोसेट को समझना चाहोगे, पोसेट तक गए नहीं हम लोग तो अभी क्या पढ़ रहे हैं? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पीओ को समझ रहे हैं। जब पीओ के साथ सेट को जोड़ देंगे पोसेट बन जाता है, फिर वो अलग मामला होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अभी फिर से समझिएगा, फिर से बोलना पड़ेगा, मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ। फॉर ऑल ए लिखेंगे, ए बी बोलेंगे, और ये ए बी कहाँ का है ये लिखना ही पड़ेगा। कितने बच्चे समझा सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है? ध्यान से देखो, इसको लिखा तो ठीक था यहाँ तक, लेकिन ये यहाँ कमाल का चीज़ है, इसी को समझना होता है। इसमें ना एक्चुअल में साइमेट्री की बात नहीं कर रहा है। साइमेट्री तब होता है जब दो डिफरेंट एलिमेंट हो, ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन ए से। ये वापस से साइमेट्री को क्या करके, नकार के, उसको छोड़ के आपको रिफ्लेक्सिव की ओर ले जाना चाहता है। रिफ्लेक्सिव को कैसे लेके जाना चाहता है? क्योंकि ए ही बी है बी ही ए है, खुद से खुद का रिलेशन। मतलब बार बार इन साइमेट्री को क्या करना, छोड़ने का प्रयास करना, उल्लंघन करना, वही कहलाता है एंटी साइमेट्री। और वर्ड कैसे आते हैं इसमें, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ ओनली इफ ए इज बी, ए इज बी या ए इक्वल टू बी, ओके, देन ये जो है इस रूल को कहते हैं एंटी साइमेट्री। साइमेट्री को वापस ले गया कहाँ पर? रिफ्लेक्सिव पे, गायब हो गया साइमेट्री। तो साइमेट्री का ना होना ही एंटी साइमेट्री होता है। बात समझ आया? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आप आ जाएंगे कहाँ पर? ट्रांजिटिव पर। ये तो फिर कमाल का है, ये सब जानते हो आप लोग, मिटा दो। ठीक है, आप लेट कैसे हो गए बेटा? या लेट नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि खतरनाक होगा ये सब्जेक्ट अगर नहीं समझोगे तो, है ना, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। रट नहीं सकते इस सब्जेक्ट को, कोई भी नहीं रट सकता, है ना। चलो देखें, ट्रांजिटिव में क्या होगा, कितने लोग को पता है? सबको पता है, होना चाहिए। फिर से बोलेंगे, लेट ए बी सी एलिमेंट ऑफ ए, है ना, इनको एलिमेंट ऑफ ए कहते हैं, ठीक है। एंड आप फिर से बोलेंगे, लेट में ही आ जाएगा वो आएगा, ए का रिलेशन किससे है? बी से, ठीक है, कॉमा लिखेंगे, बी का रिलेशन है किससे? और ये दोनों मिलके इंप्लाइज करेंगे किसको? एक से। फिर से लेकिन लिखना बहुत जरूरी है, ए बी सी, चाहे तुम कोई भी 3 एलिमेंट लो, 3 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं बीच में काम कर रहा है, इधर उधर काम कर रहा है, बाकी को छोड़ दे रहा है, नहीं, किसने भी प्रकार के 3 एलिमेंट ले लो, वो 3 एलिमेंट पे हमेशा क्या नज़र आएंगे आप लोग को? ये रिलेशन नज़र आएगा, है ना। अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन सी से, तो पक्का ए का रिलेशन सी से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या? ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव।
है ना। तो ट्रांजिटिव में जैसे कि हम एक क्वेश्चन चुनेंगे सबसेट का रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन कुछ भी हो सकता है। अभी आपके बुक में याद रखेंगे, बुक में रिलेशन को क्या डिफाइन करेंगे, ऐसा लेस देन और इक्वल टू। रिलेशन को कैसे लिखेंगे, लेकिन ये लेस देन और इक्वल टू पढ़ना नहीं है, रिलेशन पढ़ना है। इसको क्या पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इधर का छोटा एलिमेंट होगा इधर बड़ा एलिमेंट। मतलब मैं कभी ऐसा लिख दूं बेटा a इज लेस देन और इक्वल टू b, तो हर बार ये पढ़ना उचित नहीं होगा कि a b से छोटा है, ऐसा पढ़ना उचित नहीं है। a जो है b से रिलेटेड है बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ए बी से रिलेटेड है। तो जो मैं आर लगातार बोल रहा था, आर को मैं अब क्या लिखूंगा, ऐसा लिख देना उचित होगा। वो आर का नाम बाद में बदलता रहेगा, डिमांड के अनुसार से बदलता रहेगा, लेकिन 99% 3 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर लगभग मान के चलते हैं हम लोग बुलियन तक पहुंचने तक, हमेशा रिलेशन क्या दिखेगा आपको, लेस देन और इक्वल टू हर जगह। फिर बोलेंगे ये कैसे रिलेशन है सर, इसमें तो डिवीजन लिखा है और डिवीजन को हटा के आप लेस देन लिख दिए हो, ये तो गलत है। फिर एक्चुअल में उस बेचारे का काम है रिलेशन को दिखाना, है ना। वो अपने आप में खुद मैं जैसे दिखता हूँ वही रिलेशन हूँ ऐसा बोलना नहीं चाहता, ये बस आर की जगह लिख दिया गया है। क्योंकि लेटिस थ्योरी में ना एक हम बात पढ़ेंगे मैक्सिमल एलिमेंट मिनिमल एलिमेंट, तो इसको ध्यान में रख के सारे रिलेशन को क्या मान लिया गया है, ये मान लिया गया है लेस देन और इक्वल टू। एक होता है हमेशा लिस्ट एलिमेंट और एक होता है क्या हमेशा ग्रेटेस्ट एलिमेंट, या इसी को एक को इन्फिमम बोलते हैं एक को सुप्रीमम बोलते हैं। लेटिस ऐसा बनता है, लेटिस ऐसा बुना जाता है उसको, है ना, इस कारण से। तो हम आगे के बात को जानबूझ के पीछे इंक्लूड क्यों कर देता हूं मैं, ताकि हम इस बात को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर पाए करके। देखिएगा जब हम पहले यूनिट पढ़ लेते हैं दूसरा यूनिट पढ़ते हैं तो यहाँ की जो कन्फ्यूजन होती है दूसरे यूनिट पढ़ने के बाद अगर उससे रिलेट करता है तो हमें लगता है कि अरे ठीक तो है, इधर तो हम समझ रहे हैं ना उसके बारे में ऐसे करके। तो जब पूरा पढ़ लेते हैं तो और अच्छे से सब चीज़ को लाइन से समझ जाते हैं। पहली बार है तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब आएगा पोसेट का डेफिनेशन, लिखो बेटा पोसेट का डेफिनेशन। देन कल से क्वेश्चन सीधा एग्जाम में जो आने वाले हैं, आज तक जो आए हैं उन क्वेश्चंस को हम बनाना स्टार्ट करेंगे। और 2 तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, एक तो एमएससी में जितना आया, क्योंकि आपका सब्जेक्ट थोड़ा चेंज हुआ, सिलेबस चेंज हुआ है। डिस्क्रिट था पहले, लेकिन डिस्क्रिट को अलग तरीके से अब प्रस्तुत किया गया है, लगभग चर्चा यूनिट को हटा के अलग अलग इंट्रोड्यूस किया गया है, वो एमएससी का यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एमएससी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन बनाएंगे, वही आईएमपी हम मान के चलेंगे। बीएससी में जितने क्वेश्चन बनाए गए थे वो सभी क्वेश्चन को हम बनाएंगे साथ ही साथ, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और आएगा तोड़ मरोड़ के तो वही पैटर्न में क्वेश्चन रहेंगे। चलिए फिर से मैं एक बार रिविजन कर देता हूँ, थोड़ा सा सब लोग समझिएगा। रिलेशन सबको समझ आता है, दिमाग में बैठ गया। रिलेशन के बाद जो है आपने क्या समझा, बाइनरी रिलेशन दिमाग में आ गया। एक ही सेट पर कोई रिलेशन डिफाइन हो तो बाइनरी, है ना, 2 चीज़ हमने सीखा। फिर बाइनरी रिलेशन के प्रॉपर्टीज, बाइनरी रिलेशन के कितने प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज, है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, एंटी सिमेट्री, ट्रांजिटिव, सब याद रख लेंगे, है ना। पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा बीएससी में, आप एक बार दोबारा इसको अच्छे से करना, है ना, वीडियो देख लेना। फिर इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, जब पहला वाला दूसरा वाला और चौथा वाला हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन, पहला तीसरा चौथा हो तो क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। A set A together with their partial order relation is called a poset. या pair of partial order relation and a set, या फिर ऐसा बोलना चाहिए जिस सेट पर आपने पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन किया था उसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जब बनाते हैं ना बेटा, पोसेट एक स्ट्रक्चर है। पोसेट क्या है, अगर मैं डेफिनेशन ना भी लिखूं तो भी आप फेंक सकते हो। पोसेट क्या है पता है, मैं ये बोल दूंगा, इसको पोसेट कहा जाता है, इस स्ट्रक्चर को। अभी क्या है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर उस पेयर में क्या क्या डाले हो, सेट और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेट, पूरा नाम क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है बेटा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेट, शॉर्टकट में पोसेट, शॉर्टकट में पोसेट। सिलेबस में ऐसा डब्बे में लिखा है और बुक में बार बार लंबा ना लिखकर इतना छोटा लिखा रहेगा। और प्रूव दैट
दिस गिवन स्ट्रक्चर इज पोसेट, और आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा और आप प्रूफ कर लोगे। मैं एक बार बोलूंगा, आपको फट से याद आ जाएगा, आप फट से दिमाग में ना उसके लिए थ्योरी बुन लेंगे और क्वेश्चन को देखते ही बना दोगे, है ना। जब हम थ्योरी पढ़ लिए तब की बात है ये। तो मैं फिर से आपके दिमाग में ये सेट करना चाहता हूँ। पोसेट क्या है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेट। मतलब अगर हमारा जो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो है उसके सेट के साथ आ जाए और हम एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना ले, तो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ही पोसेट कहा जाता है ना। बस बात खत्म हो गया। और यही बात कैसे लिखेंगे पता है बेटा? लेटिस में ऐसा एल लेस देन लिखेंगे। अब भैया लेटिस में एक और गुण आ जाएगा, तो पोसेट हमेशा क्या बनाता है? लेटिस। और लेटिस क्या बनाता है? बूलियन एल्जेब्रा। बूलियन एल्जेब्रा क्या बनाता है फिर? सर्किट। सर्किट से मशीन। तो ये सभी यूनिट ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में। पोसेट समझेंगे तब लेटिस समझेंगे। पहला यूनिट का नाम पोसेट है तो दूसरा का नाम क्या है? लेटिस है। और दूसरा का नाम लेटिस है तो तीसरा का नाम क्या है? फिर तीसरा का नाम बूलियन एल्जेब्रा है। उसमें बूलियन में लेटिस पढ़ेंगे। और बूलियन एल्जेब्रा के बाद चौथा जब देखेंगे तो वो ग्राफ है, थोड़ा सा अलग कर देंगे ग्राफ को। और लास्ट में जब मशीन पढ़ेंगे, मशीन पूरी तरीके से है नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 यूनिट आपस में एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड है। एकदम हर एक वर्ड सेम टू सेम वहाँ नजर आएंगे, सेम क्वेश्चन नजर आएंगे। लेकिन एक को लेटिस थ्योरी से बनाएंगे तो एक को बूलियन एल्जेब्रा से बनाएंगे। ऐसे प्रश्न रहेंगे, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन देख के कई लोग घबरा जाते हैं, अरे यार यही क्वेश्चन फर्स्ट में है और यही क्वेश्चन थर्ड यूनिट भी है, तो एक जो है पोसेट की दृष्टि से बनाएंगे और एक को हम बूलियन एल्जेब्रा में जो क्वेश्चन बनाते हैं उसके माध्यम से बनाएंगे। बात समझ आ रहा है? ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप लोग? फिर बताइए, कोई डिफाइन करके बताओ पोसेट का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। फिर एग्जाम्पल मैं आपको 1-2 लिखूंगा, उन एग्जाम्पल को भी साथ में लिख लेंगे। कैसे लिखोगे पोसेट? फेंकते हुए। बोलो, हिंदी वाले फेंके हैं पहले, तो हिंदी वाले कैसे फेंकेंगे? मान लो ए कोई अरिक्त समुच्चय है और लेस देन और इक्वल टू क्या है उसका? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है उस ए पर। या फिर मान लो लेस देन और इक्वल टू एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है नॉन एम्प्टी सेट ए पर। ऐसे बोलेंगे, मान लो ये जो लिखा है वो ये ए पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ए पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तब देन ए और इसको पोसेट कहा जाता है। ऐसे बोलेंगे। मैं लिख के दिखाऊं कि आपको लिख लोगे? आप लिख लोगे? सुन लो भैया, इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे? लेट ये दिस इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट ए, देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पोसेट। पक्का ना भाई? इतने छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग, बीएससी फाइनल के बच्चे हो, इसलिए अपना हमेशा दिमाग चलाइएगा और लिखिएगा। और इससे क्लास में ज़्यादा जो है क्या बनता है? माहौल बनता है, समझ आता है। आप अपने शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। पुष्पेंद्र फेंक लोगे? लिख लोगे? पक्का लिख लोगे बेटा? लिख लोगे? बोलोगे ये क्या है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। मान लो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है कहाँ पर? सेट ए पर, है ना। भूल जाओगे तो वीडियो देखना, वीडियो देख के पूरा कंप्लीट समझना अच्छे से, उसके बाद जो है ना आगे बढ़ना। और वीडियो है हमारे पास, बहुत सारा वीडियो है एमएससी का, है ना। तो आप वहाँ देख के चीज़ों को याद कर लेना, क्योंकि लेट में आए हो आप, लगभग 25 मिनट लेट हो। ठीक है, हो गया बात क्लियर? चलो एग्जाम्पल लिखिए। मैंने बिल्कुल भी अभी डेफिनेशन नहीं लिखा है, मैं कल लिख के चलूँगा। कल यहाँ पर डेफिनेशन लिखा रहेगा और यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे रहेंगे और यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन लिखे रहेंगे ऑलरेडी। मैं बोलूँ उसमें जो है बहुत समय लग जाए, तो उसको बचाने के लिए और स्पीड बनाने के लिए कॉन्फिडेंस मेरा भी डेवलप होता है उसमें और आपका भी होता है। मेरा हैंड राइटिंग भी थोड़ा ठीक रह जाता है ना। सारे जो है पॉजिटिव सिग्नल रहता है मेरे लिए क्लास को चलाने के लिए, इसलिए मैं हमेशा कुछ कुछ लिख के रखता हूँ आपके लिए, और आपको भी थोड़ा मज़ा आता है चीज़ों को समझने में जल्दी। तो आप डेफिनेशन अपने तरीके से लिख के रखिएगा, कल हम डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी मैं एग्जाम्पल और आपको बोल के चलूँगा, उसको आप रीचेक करेंगे। एक सेट बोलता हूँ, उस सेट को ध्यान से देखेंगे और उस सेट को ध्यान से देखने के बाद जो है आप क्या करेंगे, उसमें पोसेट है या नहीं है डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए। सेट का नाम है बेटा नेचुरल नंबर। सेट का नाम क्या है? ए क्या है? ए जो है नेचुरल नंबर हमने ले लिया, चलेगा? हो गया। अब रिलेशन आर खुद लेस देन और इक्वल टू ही है, ये इसका नाम ही क्या है? छोटा है बड़ा वाला रिलेशन है, बराबर होगा या फिर छोटा होगा। रिलेशन को मैंने क्या किया? लेस देन होना चाहिए और या है, एंड नहीं होता, या है, ठीक है, या फिर इक्वल टू होना चाहिए। बात खत्म। ये रिलेशन ही है। तो क्या मैं एन लेस देन और इक्वल टू जो लिखा गया है उसको पोसेट कहूँगा? सोचिएगा पहले। तो पहला चेक करना पड़ेगा क्या रिफ्लेक्सिव है।
बोलेंगे हाँ भैया, लेस देन भले ना हो, 1 1 के इक्वल है तो लेस देन तो छोड़ दो, क्योंकि इसमें से कोई एक मेंटेन होना चाहिए। तो a इक्वल टू ए आ रहा है, a रेटेड टू a आ रहा है, बिल्कुल बेधड़क बेझिझक आप ये लिख सकते हो। क्या रिफ्लेक्सिव है, पोसेट है नहीं, वो अब हम जाएंगे धीरे से। फिर हम देखेंगे सिमेट्री है क्या, नहीं है, खत्म ही यहीं पे। कैसे, अगर वापस एंटी सिमेट्री बनाएगा, देखना कैसे। आप एलिमेंट ले लिए a और b, किस पे, नेचुरल नंबर पे। a को b से छोटा बोल दिया आपने, या तो छोटा बोलोगे फिर बराबर बोलोगे, दो एक बोलोगे। किसी बच्चे ने छोटा सोचा, तो कभी भी अगर नेचुरल नंबर में b बड़ा है तो कभी छोटा थोड़ी हो सकता है a से, नहीं हो सकता ना। तो घूम फिर के a बराबर b ही होना चाहता है, ये तभी संभव है, ये सही बात है कि नहीं। तो कुछ को तो ये लफड़ा करा रहा है ना। तो ऐसे पहचाना जाता है कि भैया ये है कि नहीं, पोसेट है कि नहीं। हालांकि यही एग्जाम्पल है, मैं नहीं बोलूँगा, बस नहीं है, ये बात तो समझ जाना। ट्रांजिटिव की बात करेंगे, है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे है, अगर a छोटा है b बड़ा है या बराबर है, अगर यही काम अगर मैं b और c के साथ भी ले लूँ, या तो देखो अगर बड़ा बड़ा को मान लूँ, ये छोटा है ये बड़ा है, ये इससे छोटा है, मतलब ये उससे बड़ा होगा, मतलब a छोटा है किससे, c से। अब बराबर होता भी तो भी अच्छी बात है, a बराबर b है, b बराबर c है तो पक्का a बराबर c है, तो ट्रांजिटिव होगा। बात समझ आया। हम ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में ऐसे सेट कर रहे हैं एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ये पेपर में लिखना है ऐसा नहीं कह रहा हूँ। पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ऐसा कोई बड़ा यूनिवर्सल सेट नहीं लेगा बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो हम नंबर थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए जो नंबर सिस्टम के जो सेट हैं, कभी भी ऐसा नहीं लेने का। हमारा जो सेट होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक सेट होंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, है ना, सेट देखिएगा कैसे स्पेसिफिक सेट बोल रहा हूँ। जैसे कि डी बोल रहा हूँ, D18 एक सेट है। अब ये क्या चीज़ है, नया कबाड़ा, ये पेपर में कई बार आया है। D18 का क्या बनाए, हैश डायग्राम बनाए, पोसेट बनाए। तो अब ये क्या है, तो बोलेंगे इसका जो डिवाइजर का जो सेट है ना 18 का, उसको बोलते हैं D18। क्या बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब रिलेशन क्या है, डिवीजन का रिलेशन है। रिलेशन क्या है, डिवीजन का। इसको कौन डिवाइड करता है, एक बोल सकते हो, ठीक है। फिर कौन डिवाइड करता है, 2। कौन डिवाइड करता है, 3। कौन डिवाइड करता है, 6। कौन डिवाइड करता है, 9 और 18 खुद। ये जो सेट है ये अपने आप पोसेट है। क्या है, पोसेट है। अब पोसेट है तो ऐसा नहीं हम उसको सेट करके दिखाएंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, है ना। एलिमेंट को लेने का तरीका होगा, उसको ही हम हैश डायग्राम कहते हैं। और पेपर में वही आता है लगभग ज़्यादा। अगर पोसेट से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, पोसेट में ये D18 का एक वो बनाओ, उसका डायग्राम बनाओ और लिख के बताओ क्या क्या कर सकते हैं करके, उसके लिए बताओ करके छोटा क्वेश्चन बनता है ना। दूसरा पॉपुलर क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मान लो ए कोई सेट है, ठीक है। ए का पावर सेट को या फिर एक्स को बोलते हैं, चलो ए ही बोलते हैं। ए सेट है तो ए का पावर सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, पीए। कितने लोग जानते हो पावर सेट, हाँ बोलिए बेटा, पावर सेट क्या, बोलो बोलो, कोई फेंक दो। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट, है ना। पावर सेट क्या होता है, सबसेटों का ही बड़ा सेट होता है, उसको कहते हैं पावर सेट। हिंदी में क्या कहते हैं, घात समुच्चय। अगर ए कोई सेट है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा पॉपुलर क्वेश्चन है, तो हम इन सभी पॉपुलर क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ पोसेट, है ना। और कल इनको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या हमारे नियमों का पालन हो रहा है और क्या हम उसका डायग्राम भी बना पाएंगे। और डायग्राम भी बना लिए और तो हम बना लेंगे कि भैया हमारा रचना जो है तगड़ा है। और ये जो है हमने गणित के एक सिद्धांत को समझ लिया, पोसेट, जो कि आगे जो है बाकी गणितों को सहारा देने वाला है करके, ठीक है। तो आज के क्लास में मेरा पूरा काम क्या था, आपको कॉन्सेप्ट के आपके दिमाग में अच्छे से डालना, ठीक है। चलो, मैं अगर ए बी सी एलिमेंट, हमेशा यही बोलना चाहिए और बुक में भी यही लिया है, अगर ए बी सी है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल 2 की पावर 3। कभी भी किसी की पावर सेट में अगर एलिमेंट की संख्या खोजनी है, कोई पूछता है तो क्या बोलना होता है, 2 की पावर में कार्डिनलिटी ऑफ 3 एलिमेंट है तो कितना बनेगा, 8,
करके देखें। सबसे पहले क्या आता है बेटा, कुछ नहीं। सबसे पहले क्या आता है, सबसेट, कुछ नहीं, ये सबसेट है ना, याद रखना। पावर सेट मत बोलो, कलेक्शन ऑफ सबसेट है। तो पहला सबसेट का नाम क्या है, फाई, कुछ नहीं। फिर क्या होता है, सिंगलटन सेट ए, फिर बी। सेट के अंदर के छोटे भाइयों को सबसेट कहा जाता है, ए बी सी, फिर जोड़ी में ए बी, फिर बेटा ए बी के बाद बी सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिख देंगे हम लोग, ए सी भी लिख देंगे, और खुद ए बी सी, मतलब ए बी सी को ही क्या बोलते हैं, ए। ये दो जो सेट है ना, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, हिंदी में कहते हैं तुच्छ उपसमुच्चय, है ना, तुच्छ उपसमुच्चय, मतलब ये है ही, हर किसी का कुछ नहीं वाला क्या है, सबसेट होता है। हर किसी के अंदर कुछ नहीं है और खुद है, और बाकी जो है प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। ठीक है, टोटल 8 है ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो पावर सेट है पीएक्स, ये पूरा को लिख देने का, या पीए को लिख देने का, लिख देंगे। तो ये जो पीए है ना, पीए और उसका सबसेट का निशान ये बुक में 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा, पक्का 100%। ये क्वेश्चन दूसरा पॉपुलर क्वेश्चन है। प्रूव दैट इफ ए इज नॉन एम्प्टी सेट, अब पहले बोलेगा इफ ए इज नॉन एम्प्टी सेट एंड पी ए इज पावर सेट ऑफ ए एंड दिस इज रिलेशन इन दिस सेट। इसके अंदर क्या है, कोई ना कोई हर किसी का सबसेट है। देखो यहाँ पर इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, किसी न किसी का तो है ना। तो सबसेट का रिलेशन इसके अंदर है, मौजूद है। तो बताना है कि पावर सेट को अगर एक सेट बना दे, एक सेट ए कह दें या कुछ भी बोल दें, है ना, और इसको रिलेशन बोल दें, तो ये जो रिलेशन है इस सेट के अंदर अपने आप में क्या बना लेता है, पोसेट। ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये एंटी सैमेट्री भी होगा, और क्या होगा, सैमेट्री नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, और क्या होगा, ये साथ साथ। ठीक है, बात समझ आया। हम वो करके देखेंगे, बोलने का तरीका होगा, हम हेल्थ डायग्राम में कवर करेंगे। अब पोसेट है नहीं है वो आपको कल दिख जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। पक्का मैं समझा पाया हूँ आप लोग को, बोर होने का नहीं, पूरा लगभग 3 मिनट यही पढ़ोगे, ऐसे ही पढ़ोगे। अब न्यूमेरिकल से थोड़ा बच के रहेंगे, आएगा ही नहीं न्यूमेरिकल, तो थ्योरेटिकल मैथ्स रहेगा जरूर, लेकिन थोड़ा थ्योरी के साथ मिक्स रहेगा वो। ठीक है ना।